हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त हो गए। तो आज हम लोगों का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 होने वाला है, ठीक है। और इसमें हम लोग आज बहुत सारे चीज करेंगे। क्या क्या करेंगे भाई? लेक्चर थोड़ा लंबा है। आराम से, शिद्दत से, एकदम बढ़िया से आराम से बैठ करके देखना। नोट्स निकाल लेना। कॉपी पेन होना चाहिए आपके पास, कम से कम 3 तरह का पेन होना चाहिए। सुंदर से नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या करने वाले हम लोग? आज हम लोग का करेंगे जेनेटिक कोड डिस्कवरी, उसके कॉन्सेप्ट, पूरा चीज है ना। टीआरएनए, टीआरएनए के पूरे कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के एक लाइन हम लोग डिकोड करने वाले हैं। और आपके पास सामने है पीवाईक्यूज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर पीवाईक्यूज लेकर के आया हूँ आपके लिए, ठीक है। अब जैसा कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग पूरा लेक्चर देखते नहीं हो, पिछला लेक्चर देख करके नहीं आए हो। यस, मेरा एक लेक्चर एक कंप्लीट लेक्चर होता है जिसमें आपको एक एक चीज, आपको बेसिक से एडवांस तक आपको हर चीज समझ में आएगा। लेकिन प्लीज पिछला लेक्चर्स देखिए, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको नोट्स, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोगों को ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पता है, हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे अच्छे से। और जिनको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में नहीं पता, जो पहली बार है, जो क्वेश्चंस नहीं करना चाहते हो, रिवाइज नहीं करके आए हो, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, नोट्स निकाल लो, लेक्चर को पॉज कर लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, उसके बाद इसको लेक्चर को शुरू करो। पीवाईक्यूज बनाओगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ रहा है बात? स्टार्ट करें। तो अब देखो, अब मालूम है कि आप लेक्चर पॉज किए नहीं, आप रिवाइज किए नहीं, तो हम भी बहुत जिद्दी हैं ना। तो रिवाइज नहीं करेगा, हम रिवाइज कराएंगे। तो आओ रिकैप कर लेते हैं कुछ रिवाइज करा लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लाइसिंग। तो अच्छा, जिसको पता है अच्छे से वो थोड़ा स्किप कर देना, ये रिकैप वाला पार्ट 2-2.5 मिनट को रिकैप स्किप कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाना। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब था एक जो, अब नॉइज आ रहा होगा ना, रुको विंडो क्लोज कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, चलो, नॉइज कैंसिलेशन ऑन हो गया देखो, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो डीएनए है आपका, डीएनए, ये डीएनए से बनेगा क्या? आरएनए बनेगा। और ऐसा होगा कि ये पूरे डीएनए में कोई एक रीजन होगा जिस रीजन से ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो वो रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग वाले प्रोमोटर, इसको बोलेंगे टर्मिनेटर, और जो रीजन जो ट्रांसक्राइब है उसको बोलेंगे क्या? स्ट्रक्चरल जीन। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन होता है। क्या होता है आपका? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। अब ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन था, ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन था, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? सिर्फ एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करता है, जो कि क्या बनाता है? नया वाला एमआरएनए बनाता है। और जो स्ट्रैंड वर्क नहीं करता है, कोडिंग का है ना, जो दोनों में से स्टैंड जो ये एमआरएनए नहीं बनाता, उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। और आपको मैंने एक सेंटेंस याद रखवाया क्या? 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट, 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्या? जो चीज़ बन रहा है, नया वाला जो बन रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 5 to 3। तो जिससे बनता है ये वाला क्या हो जाएगा? 3 to 5, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, ये कोडिंग है ना, क्या हो जाएगा? 5 to 3, ठीक है। कोडिंग स्टैंड को कोडिंग स्टैंड इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जो डीएनए से जो नया वाला स्टैंड जो कोड हो रहा है, उससे एग्जैक्टली सेम टू सेम होता है इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी, है ना। देखो 5 to 3 इन टर्म्स ऑफ बेस सीक्वेंस भी, है ना। अब ये डीएनए तो उसमें थाइमीन पाया जाएगा, और ये अगर आरएनए है तो इसमें क्या पाया जाएगा? यूरासिल पाया जाएगा। ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया? आपको मैंने बताया कि जो आपका प्रोकैरियोट्स है और जो आपका यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा या फिर जो जीन एक्सप्रेशन होगा, वो कैसे होगा? डीएनए, एमआरएनए और से प्रोटीन, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोट्स, इसमें कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है। कैसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है? जो आपका डीएनए है, वो डीएनए से क्या होगा? वो डीएनए से बनेगा क्या? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्या होता है? एचएनआरएनए एक ऐसा आरएनए है जिसमें क्या होगा? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पाया जाएगा। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि उसमें कोडिंग, नॉन कोडिंग दोनों ही तरह का पार्ट है। कोडिंग मतलब क्या हुआ? कोडिंग मतलब हो गया एक्सॉन, और नॉन कोडिंग मतलब हो गया इंट्रॉन्स। इस तरह के जीन अरेंजमेंट जिसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पाए जाते हैं। जो कि किसमें होता है? जो कि होता है मोनोसिस्टोनिक में, ना। तो यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, और ये बनाता है क्या? एचएनआरएनए बनाता है। और वैसे भी कंसेप्ट क्या था? क्या? मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक, पी से पॉलीसिस्टोनिक, पी से प्रोकैरियोट्स। तो मोनोसिस्टोनिक किसमें हो जाएगा? यूकैरियोट्स में हो जाएगा। तो मोनोसिस्टोनिक में आपका यूकैरियोटिक में, सॉरी ध्यान देना,
तो आपका जो यूकैरियोट्स है उसमें मोनोसिस्टोनिक स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पाया जाता है, जो कि किसमें होता है, एचएनआरएनए में होता है। तो इसलिए जो यूकैरियोट्स है उसमें क्या होगा, डीएनए से जब एचएनआरएनए बनेगा तो एचएनआरएनए से क्या करना पड़ेगा, वो इंट्रॉन्स को, नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग मेथड से या फिर कैपिंग टेलिंग मेथड से। कैपिंग टेलिंग मेथड क्या होता है, कैपिंग कैपिंग कैप है ना, हाई वैल्यू कैप है ना, मतलब 5 है ना, कैपिंग कहाँ होगा, 5 डैश में होगा, टेलिंग कहाँ होगा, 3 डैश में होगा। ठीक है, कैपिंग में क्या होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है, और टेलिंग में क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन होता है ना। और ये कैपिंग टेलिंग करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, कैपिंग टेलिंग करने के बाद क्या होगा, कैपिंग टेलिंग करने के बाद जो आपका जो इंट्रॉन है, जो आपका नॉन कोडिंग वाला पार्ट है, वो रिमूव हो जाएगा एज अ स्प्लाइसियोसोम, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो एज अ जो एक्सॉन्स होगा, वो एक्सॉन्स जुड़ जाएगा लाइगेज, और जो बचेगा वो फाइनली आपके पास मिलेगा एमआरएनए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसमें जो डीएनए है वो एचएनआरएनए बना, एचएनआरएनए से फिर एमआरएनए बना, कैसे, बाय कैपिंग टेलिंग या फिर प्रोसेसिंग या फिर बाय स्प्लाइसिंग। समझ में आया बात, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जिक्र करता है क्या, ये जो एचएनआरएनए इसको बोलता है क्या, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, या फिर क्या बोलता है, प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इमेच्योर आरएनए कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में पहली बार बन रहा है डीएनए के बाद, है ना, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और फिर ये जो एचएनआरएनए है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो हम लोग बोले, यही फिर आगे जाकर क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। तो क्योंकि इसी से एमआरएनए बन रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। बुझाया बात। और क्योंकि ये कहता है कि जो एचएनआरएनए है वो मेच्योर होकर के बनाता है एमआरएनए, है ना, मतलब मेच्योर हो गया, मतलब इसमें सिर्फ कोडिंग वाला पार्ट है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, इमेच्योर वाला आरएनए। यहां तक 100% क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है, बताओ चैट बॉक्स में, बताओ क्लियर है कि नहीं, सब कुछ रिवाइज हो गया कि नहीं, अरे बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं ना। क्योंकि देखो, जीवन में जो है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए ठीक है। अब वो बात अलग है कि हम अभी तक वहीं अटके हुए हैं ना, खैर कोई बात नहीं, जीवन में हमेशा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी बात पे आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, ओहो एक सेकंड दो बस, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बोला कि डीएनए को बोला गया है प्राइमरीली 3 रीजन्स में, जहां आया 3 रीजन, ठीक है। और जहां आया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो फटाक से हम लोग टिक किसको मारेंगे, तुरंत हम लोग बोलेंगे भैया 3 रीजन होता है, एक होता है प्रोमोटर, दूसरा होता है टर्मिनेटर, और यहाँ बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। तो देखो, आओ देखो, ये है प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, टिक मारो आगे बढ़ो, है ना, और टिक लग जाओ, हाँ क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। हाँ ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, बनेगा, ट्राई मारो। इसमें दो बात पे ध्यान दो, ठीक है, किस पर आपको दो बात में ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। इसमें ध्यान दो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज में, ठीक है। एंजाइम में मैंने आपको क्या समझाया, एंजाइम में मैंने आपको समझाया कि मान लो ये अगर डीएनए है, डीएनए से अगर डीएनए बनना है, मतलब रेप्लिकेशन होना है, कुछ बनाना है, तो उसको बोलेंगे पॉलीमरेज एंजाइम। क्या बनाना है भैया, डीएनए बनाना है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। किससे बनाना है, इसी डीएनए से बनाना है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब अगर मान लो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनाना है, कुछ बनाना है, तो पॉलीमरेज एंजाइम। क्या बनाना है भाई, आरएनए बनाना है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। किससे बनाना है, इसी डीएनए से बनाना है आरएनए, तो क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो इसका मतलब ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये हो गया क्वेश्चन आपका ट्रांसक्रिप्शन का, ये क्वेश्चन हो गया किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन है लिखा हुआ, और यहाँ पर दिया हुआ है टेम्पलेट, अगर दिया हुआ है तो भैया टेम्पलेट का पोलैरिटी क्या होता है, टेम्पलेट का पोलैरिटी होता है 3 to 5, देखो लिखा हुआ भैया 3 to 5, ठीक है। तो इससे देख देख करके हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे, है ना। आओ देखो थोड़ा सा लिखते हैं, लिखें, आओ ध्यान दो, या फिर चाहो तो यहीं पे आप कर सकते हो, करें क्या, यहीं पे आओ, यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो ये देखो टी ए सी, ठीक है, टी ए सी, टी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी का उल्टा हो जाएगा ए, है ना, और ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। अगर मान लो लिखा हुआ है टी ए सी, और उसके बाद लिखा हुआ है ए टी जी, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जी सी ए, उसके बाद लिखा हुआ है ए ए टी,
ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ATC, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है CAT, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है TCA। देखो सबसे पहला ट्रिक टेक्निक देखो, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो टेक्निक पर। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में दिया हुआ क्या। क्वेश्चन में अगर आपका दिया हुआ है टेम्पलेट, ठीक है, तो टेम्पलेट जिसका पोलैरिटी होता है क्या, 3 to 5 होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है, आपको ऑप्शन में ढूंढना है पोलैरिटी, है ना। अगर यहाँ पर टेम्पलेट अगर 3 to 5 है तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, हमेशा आरएनए का पोलैरिटी 5 to 3 होना चाहिए। तो जो नहीं है उसको हटाओ पहले। अरे सब में दिया हुआ है 5 to 3, है ना, 5 to 3 सब में है। क्वेश्चन चालाक हो गया भाई, है ना। इसको मिटाओ, हाँ, क्वेश्चन चालाक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों को बना देना है, ठीक है। तो टेम्पलेट हमने यहाँ पर लिख लिया अपना, ठीक। अब आओ देखो, ध्यान दो, टी का उल्टा हो जाएगा क्या, टी का उल्टा हो जाएगा ए का उल्टा होता है टी, लेकिन टी नहीं यू होगा क्योंकि ये mRNA है। सी का उल्टा हो जाएगा जी, ए का उल्टा हो जाएगा यू, ठीक है। फिर टी का उल्टा हो जाएगा ए, सी का उल्टा हो जाएगा जी, फिर जी का उल्टा हो जाएगा सी का उल्टा हो जाएगा जी, ए का उल्टा हो जाएगा यू, ए का उल्टा हो जाएगा यू, यू ए, ठीक है। इतना से हो जाना चाहिए, मैच करके देखें एक बार, आओ देखते हैं, है ना। AUG UAG, AUG UA, हाँ गड़बड़ हो गया ना, देखा। यहाँ पर देखो AUG UAG, तो AUG UAC लिखा हुआ है ना। और इसको देखते हैं, ए टी लिखा, आरएनए में टी कहीं होता है, रे धट गधा ने तो। AUG UAC, कुछ गड़बड़ की है क्या, TAC, है ना। फिर AT, ओहो जी का, सॉरी 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 गाइज, माय मिस्टेक। देखो यहाँ पर जी मेरे को लगा लिखते टाइम है वो सी है ना। यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा सा इससे, देखो AUG और उसके बाद UAC। तो यहाँ पर देखो AUG और UAC, फिर अगला मैच करते हैं CGU ये भी मैच कर गया। फिर अगला क्या है UUA, ये भी मैच कर गया, अरे बाप रे। और आगे देखें, ए का उल्टा हो जाएगा क्या, ए का उल्टा हो जाएगा यू, टी का उल्टा हो जाएगा ए, सी का उल्टा हो जाएगा जी, फिर इसका सी का उल्टा जी, ए का उल्टा यू, टी का उल्टा ए, टी का उल्टा ए, सी का उल्टा जी, ए का उल्टा यू। देखो यू ए जी है, उसके बाद यू ए जी है, जी जी ए, जी जी ए, और यहाँ पर देखो क्या जी यू ए है। तो ये वाला हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। और यहाँ पर टी है तो ये तो हो जाएगा गलत, ये दोनों पूरा पूरा क्या है, गलत है। उफ, किसका कॉल है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कॉल है गाइज, एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव, मतलब हाँ आप, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ कॉल था गाइस, ठीक है। टाइम अभी है, टाइम अभी है जाने में, चलिए आइए। AUG UAC, ठीक है। फिर उसके बाद CGU, है ना, CGU, फिर UUA, फिर उसके बाद UAG, ठीक है। फिर उसके बाद GUA, ठीक है। फिर उसके बाद AGU, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, समझ में ये थोड़ा सा लंबा था, लेकिन देखो जनरली जो है ना क्वेश्चन आपका इस तरह का नहीं रहेगा, टाइम टेकिंग है ये, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बैच में क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर मान लो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहे कोडिंग स्टैंड, ये तो टेम्पलेट स्टैंड था ना, अगर कोडिंग स्टैंड अगर देता तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, अगर देता कोडिंग, एक क्वेश्चन करा दें क्या, क्या समझाएंगे, चलो एक तो क्वेश्चन ही करा देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ mRNA if the DNA sequence is given, ठीक है।
तो अगर डीएनए सीक्वेंस अगर दिया हुआ है, मान लो कि ये दिया हुआ है ना, क्या है दिया हुआ, ACGTGA, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 5' to 3'। तो सबसे पहले तो ढूंढो कि ये क्या है, क्या ये टेम्पलेट है फिर ये कोडिंग है। तो ये आपको पता चलेगा कि ये क्या है, 5' to 3' लिखा है, इसका मतलब ये वाला स्टैंड जो है ये कोडिंग है। और कोडिंग स्टैंड एग्जैक्टली सेम टू सेम होता है इन टर्म्स ऑफ बेस सीक्वेंस, इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ACGTGA सब कुछ लिख दो और टी को हटा करके यू कर दो, क्योंकि ये वाला डीएनए है गाइज और ये वाला क्या है, आरएनए है। और इसका पोलैरिटी भी लिखो 5' to 3', हो जाएगा ये वाला आंसर आपका। टिक मारो, आगे बढ़ो। बुझाया, बुझलिस कि नहीं बुझलिस, चलो आगे बढ़ लिस, है ना। इसको टिक मार के देख, इसको बना करके देखो। 2024 का ये क्वेश्चन है और एक मासूम बच्चा जैसे ही क्वेश्चन को देखेगा तो हड़बड़ा जाएगा, बौखला जाएगा। कैसे बौखला जाएगा देखो, तो इस मासूम बच्चा का ध्यान जाएगा यहाँ पे, मासूम बच्चा का ध्यान जाएगा यहाँ पर टाटा बॉक्स में। किस पर ध्यान जाएगा, टाटा बॉक्स में। बोलेगा अरे बाप रे ये क्या है भाई, टाटा बॉक्स। हाँ, और फिर यहाँ पर देखेगा तो देखेगा SNRNP, अरे बाप रे ये तो नहीं पढ़े हैं भाई, ये तो नहीं पढ़े। तो लेकिन मैंने आपको पढ़ाया हुआ SNRNP है ना, स्नर्प्स भी कहते हैं उसको, स्प्लाइसियोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये, और कुछ प्रोटीन मिलता है, दोनों मिल करके क्या बनता है, दोनों मिल करके स्प्लाइसियोसोम बनाता है ना, ताकि वो इंट्रॉन्स को रिमूव कर सके। तो ये वाला किसका हो जाएगा, ये स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन का हो जाएगा ना। ऐसे मत करो, यहाँ पर लिखो स्प्लाइसिंग वाला का 1 नंबर है ना, इसका 1। बुझाया बात, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, उतना पैनिक नहीं करना है ये सब में, ठीक है। क्या करना है आपको, समझो एकदम ध्यान से। आप जो पढ़े हो एनसीईआरटी, ठीक है, आप जब बहुत अच्छे से जब आप पढ़ लोगे ना, एक एक लाइन को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझ जाओगे, तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपसे जो पूरे 90 क्वेश्चन नीट पर रहेंगे, तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से समझ करके कि 90 क्वेश्चन जो नीट में रहेंगे उसमें से जो एक आध दो क्वेश्चन शायद अगर रहे जो एनसीईआरटी से बाहर रहे, उसको भी आप लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली इस नॉलेज के बेसिस पे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आओ देखो कैसे। तो इसमें देखो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो मैंने बताया था आपको भाई, है ना, क्या बताया था कि जो इनिशिएशन होता है वो होता है सिग्मा फैक्टर से, और जो टर्मिनेशन होता है वो होता है रो फैक्टर से, है ना। तो टर्मिनेशन रो फैक्टर कहाँ लिखा, 3 नंबर है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 3, तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ यूकैरियोट्स में कि पहला कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, याद है कुछ, आरएनए पॉलीमरेज 3 एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर राइबोज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए दोनों को वो ट्रांसक्राइब करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। और ये टाटा बॉक्स का आंसर हो जाएगा प्रोमोटर। समझ में आया इतना, देखो 1 का सॉरी ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3। देखो सिर्फ ये वाला अगर याद है ना तो इसको देख करके आगे बढ़ जाओगे टिक मार करके, है ना। बहुत लोग आगे बढ़ भी गया होगा, ठीक है। ए का 4 टिक मारो आगे बढ़ो, लेकिन कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स इन यू, आवाज आ रहा है बहुत, चलो देखो स्टेटमेंट इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, यूकैरियोट्स में 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, जो कि सेल ऑर्गेनेल में पाता है, हाँ ठीक है। यूकैरियोट्स में एडिशनल होता है, 3 होता है। ऑल द 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द यूकैरियोट्स यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रोल्स। इस बात को आपका एनसीईआरटी बोलता है, पता है क्या, इस बात को आपका एनसीईआरटी बोलता है डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। बुझाया बात, मतलब ये कि आरएनए पॉलीमरेज एक से ज़्यादा है यूकैरियोट्स में और सभी का अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है। सही बात है भाई, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, 2 भी ओहो, स्टूडेंट 1 इज करेक्ट बट ये नहीं, स्टूडेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये भी नहीं, स्टूडेंट 1 इज करेक्ट, स्टूडेंट 2 इज करेक्ट। हाँ चलो सी नंबर, है ना। आगे बढ़े। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैपेबल है कैटालाइज करने में प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। हाँ वो तो करता ही है इलोंगेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिटली विथ रो फैक्टर टू गड़बड़ कर गया, फंस गया है ना। देखो ध्यान दो,
ध्यान दे, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज ये जुड़ता है किससे? कोफैक्टर से जुड़ता है। कोफैक्टर है दो तरह का, एक है क्या सिग्मा फैक्टर, दूसरा है क्या रो फैक्टर। जो आपका सिग्मा फैक्टर है ये क्या करता है? ये करता है इनिशिएशन। और जो रो फैक्टर ये करता है आपका टर्मिनेशन। ठीक है ना? तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 ये वाला तो करेक्ट है, लेकिन ये वाला इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। हाँ, ए नंबर हो जाएगा आंसर, है ना? आगे बढ़े बुआ, बताओ आगे बढ़े। चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, जेनेटिक कोड। ठीक है, स्टार्ट करें। समझे? क्या इसमें से कोई बच्चा मैथ्स वाला है? मैथ्स वाला, पीसीएमबी वाला है? कमेंट करनी चाहिए अगर पीसीएमबी हो तो। यार बहुत मजबूत हो यार, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। पीसीएमबी लग रहे पढ़ाई कर रहे हो। ध्यान से सुनिए बात को, ठीक है? तो क्लास 12th का मैथ्स का सबसे खतरनाक चैप्टर कौन सा है मालूम है आपको? उसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी। ठीक है, पीएनसी का सवाल बहुत खतरनाक। ठीक है, तो अभी पीएनसी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैथमेटिक्स पीएनसी पढ़ाऊंगा। आधा लोग तो डर गए होगा। डरना नहीं है, मेरा वाला मैथ्स आपको समझ में आएगा। ठीक है, मेरा वाला मैथ्स आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको एक्स का वैल्यू आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि कितना ज़्यादा वैल्यू होता है एक्स का जब वो बगल से गुजर जाए तो। और देखो ध्यान दो, जेनेटिक कोड का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया? ठीक है, तो इसमें जो है ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो मेन रोल जो प्ले करते हैं साइंटिस्ट, जिसका नाम है क्या? जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, ये फ्रांसिस क्रिक जो है ना, कुछ कुछ बात बताते हैं। क्या बताते हैं समझना एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आपको ये बात अभी समझना पड़ेगा, आपको ये बात अभी समझना पड़ेगा कि ये मान लो आपके पास में क्या है? डीएनए है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है यहाँ से मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो बना वो क्या बना? एमआरएनए बना। ठीक है, और फिर एमआरएनए से फिर क्या हुआ? ये बन गया क्या? ये बन गया प्रोटीन। और ये कैसे बना होगा? ये बना होगा ट्रांसलेशन हो करके। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसी डीएनए से डीएनए भी बन जाए। और जब डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि चाहे वो डीएनए से डीएनए बन रहा है, या फिर चाहे वो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इन दोनों ही जगह पर क्या होता है? एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होता है। कैसे रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है सर? तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे है, आपको पता ही है कि यहाँ पर मान लो कि अगर एडेनिन है, या फिर मान लो यहाँ पर गुआनिन है ना, यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थाइमिन होगा। लेकिन ये क्या है? आरएनए, तो यूरासिल हो जाएगा। यहाँ मान लो गुआनिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइटोसिन हो जाएगा। यहाँ मान लो अगर साइटोसिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुआनिन हो जाएगा। तो ये क्या? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पर ये बात आप लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पर आप ये बात लिख सकते हो, है ना? यहाँ पर ये बात आप लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन ऑफ रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, किस किस केस में होता है? ये किस किस केस में होता है ना? इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब जो आपका रेप्लिकेशन है और जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है, उस दौरान क्या होगा? डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो वहां पर डायरेक्ट रिलेशन है। किसका रिलेशन? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का, कि क्या चीज किससे बनेगा ये बात पता है। मतलब डीएनए स्ट्रैंड से कैसा आरएनए स्ट्रैंड बनेगा बात पता है। लेकिन जब ट्रांसलेशन होगा, मतलब जब ये जो आरएनए है वो जब प्रोटीन बनाएगा, तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? देखो इस बात को समझो, एकदम ध्यान समझो कि ये जो है ना, ये जेनेटिक कोड आया क्यों? ये जेनेटिक कोड कैसे आया? हम लोग कैसे बोलते हैं जेनेटिक कोड हो सकता है? ठीक है, देखो मैं आपको चुपके से एक बात बताता हूँ। ठीक है,
एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान सुनना। मैं आपको चुपके से एक बात बताता हूँ कि जेनेटिक कोड का मतलब होता है, जेनेटिक कोड का मतलब होता है कि ये जो एमआरएनए है ना, ये जो एमआरएनए है उसमें लगे हुए होते हैं बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस, उसमें लगे होते हैं बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस। और ये नाइट्रोजनस बेसिस के ट्रिपलेट्स जब मिल जाएंगे ना, इसके ट्रिपलेट्स जब मिल जाएंगे ना, मान लो कि यहाँ पर मिल गया AUG, तो ये जो ट्रिपलेट है ना, ये ट्रिपलेट मिल करके बनाता है जेनेटिक कोड्स। और ये जो जेनेटिक कोड है, ये एक एक जेनेटिक कोड ये डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला अमीनो एसिड बनना है ना। एक जेनेटिक कोड के बाद दूसरा जेनेटिक कोड, तीसरा जेनेटिक कोड, तब ये एक एक जेनेटिक कोड कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, तब जाकर के रियल में पता लगता है ना, कि कौन सा वाला जेनेटिक कोड से कौन सा वाला अमीनो एसिड बन रहा है। तब ना इसी वाले एमआरएनए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोटीन का सीक्वेंस है, मतलब उसके अंदर में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो डिसाइड होता है। ये बात मैंने आपको चुपके से बताया है ठीक है। अब समझो कि इसको जब खोज रहा होगा ना, जब साइंटिस्ट लोग, तो कैसे खोजेगा साइंटिस्ट लोग, ऐसे खोजेगा कि भैया डीएनए से जब आरएनए बन रहा होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है ना, कॉम्प्लीमेंट्री रूल है। लेकिन ये जब आरएनए, जब ये प्रोटीन जब बना है तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन तो दिख नहीं रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल है, कुछ ये है, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जेनेटिक कोड का मामला होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर कोड का मामला होगा कि भैया कौन सा वाला कोड कौन सा वाला अमीनो एसिड को कोड करेगा, मतलब बनाएगा। बुझाया बात? तब यहाँ से जाकर के जेनेटिक कोड का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, तब यहाँ पर कुछ फ्रांसिस क्रिक ने कुछ बात बताया जो मैं आपको अभी लिखाऊंगा। ठीक है, चलो देखो, फिर यहाँ पर लिखेंगे बट, चलो ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनो। बट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन between the mRNA and sequence of amino acid। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि hence there must be some code present on the mRNA that codes for a particular amino acid। ठीक है, later on called as जेनेटिक कोड या फिर कोडोन्स। बताइए बताइए, कोई दिक्कत है इसमें, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा? बताओ। तो यहाँ पर बताया कि भाई क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बिटवीन द एमआरएनए एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई सम कोड मौजूद होगा, है ना, वहाँ पर सम कोड मौजूद होगा, सम कोड प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए, जो कि कोड करेगा पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। लेटर ऑन फिर बाद में उसको बोला गया जेनेटिक कोड, या फिर उसी का नाम बोला गया क्या, कोडोन्स। ठीक है, और ये जेनेटिक कोड जब हमारे टाइम में जब पढ़ा करते थे ना, तो इस जेनेटिक कोड से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया किस्सा है जो मैं आपको कभी और सुनाऊंगा। वो किस्सा एक लाइब्रेरी का था, ठीक है, जहाँ पर बैठ करके एक बहुत मोटा किताब था, इंसाइक्लोपीडिया के जैसा किताब था वो, कौन सा था भूल गया, याद नहीं है, बहुत पहले का बात है। तो उसमें ये जेनेटिक कोड का पूरा, है ना, कुछ कुछ हो रहा था, कुछ कहानी है, कुछ डिटेल में बताएंगे, अभी सिलेबस पढ़ो आओ। ठीक है तो ये था सीक्वेंस, पूरा जेनेटिक कोड आया कैसे। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान देना एकदम, एनसीईआरटी में आपका जो फ्रांसिस क्रिक है वो क्या क्या कहता है। एनसीईआरटी में जो आपका फ्रांसिस क्रिक है वो कहता है, ध्यान देना ध्यान देना, वो कहता है कि हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि जेनेटिक कोड होता हो। क्यों होता हो? क्योंकि ये जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस एमआरएनए को थोड़ी ना रीड कर पाएगा। ध्यान सुने तुम ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि एमआरएनए का सीक्वेंस पे नाइट्रोजनस बेसिस है, तो ये सीक्वेंस है ना, कौन सा सीक्वेंस रहेगा जिसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला अमीनो एसिड बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो फ्रांसिस क्रिक बोला कि भाई ऐसा नहीं है
कि जो अमीनो एसिड है ना वो इसको रीड कर लेगा और बता देगा कि कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा वाला हम बनेंगे। तो इसीलिए बात ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई ना कोई कोड होता होगा, कोई जेनेटिक कोड होता होगा, है ना, जिससे कि वो क्या करेगा, वो अमीनो एसिड को बनाएगा, वो कुछ रहेगा, है ना, जो कि अमीनो एसिड को बनाएगा। समझ में आ रहा है बात, क्या रहेगा, है ना, कि मतलब ये जो अमीनो एसिड है ये डायरेक्टली इस सीक्वेंस को रीड नहीं कर पाएगा, तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होता होगा जो मॉलिक्यूल इस सीक्वेंस को रीड करेगा और उसके बाद फिर आगे जा करके ये अमीनो एसिड बनाएगा। इसी चीज़ को बाद में जो है ना फिर वो बोला क्या, टीआरएनए, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये टीआरएनए जो कि रीड करेगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, चलो यहीं पर लिख लेते हैं इस बात को, ठीक है, चलो ध्यान दो। क्रीक क्या बोला, देखोगे क्या ये वाला चीज़, आओ देखो दिखाता हूँ मैं आपको, देखोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। हम्म तो म्यूटेशन है, टीआरएनए कहाँ गया, हाँ देखो, फ्रांसिस क्रीक, रेड वाला कहाँ गया, फ्रांसिस क्रीक बोला कि कोई ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं है कि कोड को रीड पाए, है ना, अमीनो एसिड में कोई ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं कोड को रीड पाए, है ना, बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी जो कि कोडोन को रीड करेगा यूनिकली, इसीलिए वो प्रेजेंस ऑफ अडाप्टर मॉलिक्यूल जिसको बोला गया है टीआरएनए, है ना, जो कि क्या करेगा, एक वाला हैंड से कोड को रीड करेगा और अदर वाला हैंड से क्या करेगा, अमीनो एसिड को बाइंड करेगा। मतलब ये होता है टीआरएनए जो कि क्या करेगा, इस वाले हैंड से क्या करेगा, इस वाले हैंड से रीड करेगा, है ना, इस वाले हैंड से रीड करेगा ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को और इस वाले हैंड से अटैच कर देगा अमीनो एसिड को। अब समझ में आया कि वो जेनेटिक कोड क्या काम किया, है ना, वो जेनेटिक कोड यहाँ पर एमआरएनए में मौजूद है, ये जेनेटिक कोड को कौन रीड किया, टीआरएनए रीड किया और क्या किया, अमीनो एसिड सीक्वेंस को बना दिया। समझ में आया बात, फिर से एक बार सुनो, ये है एमआरएनए, एमआरएनए में यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जेनेटिक कोड, ये टीआरएनए आया, इसको यहाँ पर रीड किया और ये जो भी सीक्वेंस है उसके हिसाब से अमीनो एसिड बनाया। अब ये बात कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला जेनेटिक कोड, कौन सा वाला जेनेटिक सीक्वेंस, कौन सा वाला ये कोड, कौन सा वाला अमीनो एसिड को बनाएगा, तो इसी चीज़ को हम लोगों को अभी पढ़ना है कुछ देर के बाद, ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आओ। क्रीक ने क्या बोला भाई, क्रीक ने बोला कि अमीनो एसिड कैन नॉट रीड द जेनेटिक कोड ऑफ एमआरएनए, ठीक है, हेंस द कंसेप्ट ऑफ टीआरएनए केम, ठीक है, एक मिनट, जेनेटिक कोड, ओह थोड़ा सा मिस्टेक है गाइस, जेनेटिक कोड जो है ये फ्रांसिस क्रिक नहीं देता है, ठीक है, जेनेटिक कोड में बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, है ना, मेनली इन साइंटिस्ट का नाम था क्या, जॉर्ज गैमो, ठीक है, जॉर्ज गैमो, ठीक है, ये आपको मैं अभी कराऊंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है ना कुछ फ्रांसिस क्रिक अपना कंक्लूजन देते हैं जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ये वाला बात जो है किसका है, फ्रांसिस क्रिक का है, ठीक, तो फिर उसके बाद यहाँ से आएगा क्या, टीआरएनए, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ टीआरएनए केम, ठीक है, चलो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है और ये वाला पहला कॉन्सेप्ट है, चलिए बताइए, यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है इसमें कि नहीं, ठीक है, मतलब इसमें आपको दो कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है,
पहला कंसेप्ट ये है आपका, पहला कंसेप्ट ये है कि भाई जेनेटिक कोड आएगा, ठीक है। अब जेनेटिक कोड के बारे में चर्चा होगा भी, है ना, डिस्कवरी के बारे में चर्चा होगा। जेनेटिक कोड आया कैसे, ये पूरा बात मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से बात समझेंगे कि फ्रांसिस क्रिक ने कैसे जेनेटिक कोड से रिलेटेड एक बात कही, और वो बात क्या था, वो बात ये था कि अमीनो एसिड कभी भी एमआरएनए के ऊपर जो प्रेजेंट होगा जेनेटिक कोड उसको रीड नहीं कर पाएगा, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा उसको किसका, उसको ज़रूरत पड़ेगा टीआरएनए का। तो फिर कंसेप्ट ऑफ टीआरएनए आएगा जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, अब समझना, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आए बहुत सारे लोग, ठीक है। कौन कौन से लोग आए, फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बहुत लोग आए, ठीक है। लेकिन मेनली जो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट किए थे वो कौन थे, जॉर्ज गैमो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात लिखना है, यहाँ पर ये बात लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है समझो इसको, ठीक है। फिजिसिस्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट, ठीक है, बायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट, ठीक है, ये सब लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन जो हम लोग मेनली बोलेंगे वो कौन इन्वॉल्व थे, GEORGE, जॉर्ज गैमो इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब ये जॉर्ज गैमो जो है ना, ये जो जॉर्ज गैमो है, ये जॉर्ज गैमो एक बात कहते हैं, ठीक है। क्या बात कहते हैं इसको ध्यान से सुनना। जॉर्ज गैमो कहते हैं, जॉर्ज गैमो कहते हैं कि भाई जो डीएनए है उससे जब एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए में क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस होता है, और वो नाइट्रोजनस बेसिस ही आगे जा कर के क्या बनाएगा, वो जेनेटिक कोड बनाएगा। मतलब वो नाइट्रोजनस बेसिस ही जेनेटिक कोड बनाता है। अब नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो टोटल कितना है बताओ, ध्यान से बताओ, है ना। जॉर्ज गैमो क्या बताया, जॉर्ज गैमो बताया, जॉर्ज गैमो बताया नाइट्रोजनस bases are involved in the formation of genetic codes, ठीक है। तो अब यहां से आप एक बात सीखो, आप एक बात सीखो कि टोटल जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, है ना, टोटल जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे involved in the formation of जेनेटिक कोड, वो कौन कौन है बताओ। मान लो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, चलो बताओ। A, G, C, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरासिल। चलिए बताइए, ये आपका मल्टी करेक्ट है, मल्टी करेक्ट है ना। एक और ऑप्शन दे दें, ऑल द अबव। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, सोचो। अगर जॉर्ज गैमो ये बात कह रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस इन्वॉल्व है किसमें, जेनेटिक कोड के फॉर्मेशन के लिए, तो कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस इन्वॉल्व होंगे जेनेटिक कोड के फॉर्मेशन के लिए बताओ। तो अगर आप ऑल द अबव में अगर आप टिक मार रहे हो तो आप गलत हो, है ना, क्योंकि आंसर हो जाएगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहां पर मैंने आपको ये बात बताया कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड्स है वो इन्वॉल्व होता है, सॉरी, एमआरएनए के ऊपर में नाइट्रोजनस बेसिस है वो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक कोड में। तो एमआरएनए में थाइमिन होता है,
गधा बच्चा, mRNA में थायमिन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बात अब समझ में आएगा, ये बात अब समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान दो कि टोटल नाइट्रोजनस बेसिस इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक कोड कितना है? सिर्फ 4 है। कौन कौन सा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ठीक है। इतना समझ में आया बात? और क्या समझ में आया? कि टोटल जो अमीनो एसिड जो बनाना है, टोटल अमीनो एसिड रिक्वायर्ड, वो कितना है मालूम है ना? टोटल अमीनो एसिड टू बी फॉर्म्ड लिखो, है ना, रिक्वायर्ड मत लिखो, ये कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा। टोटल अमीनो एसिड टू बी फॉर्म्ड, ये कितना हो जाएगा? टोटल अमीनो एसिड टू बी फॉर्म्ड हो जाएगा कितना? 20, ठीक है। ये दोनों बात समझ में आया आपको? बताओ, दोनों बात समझ में आया? चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे, है ना। आओ, देखो बात क्या है ना, ये जो पूरा जो टॉपिक है ना जेनेटिक कोड का, आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा, एक बार ट्राई करके देखो आप, आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे टीचर्स को स्किप कर देते हैं, सिर्फ ये बता देंगे कि भाई हाँ साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जॉर्ज गैमो थे, और ये बात उन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड होता है, ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस नोन एज जेनेटिक कोड, बस बात खत्म, फिर आगे बढ़ जाओ। डिस्कवरी से क्वेश्चन पूछ सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर गड़बड़ा जाओगे फिर, है ना। चलो आगे बढ़े। अब डिस्कवरी हुआ कैसे, ठीक है, और डिस्कवरी देखते हैं। तो आपको अभी दो बात आपको ध्यान रखना है कि टोटल नाइट्रोजनस बेसिस जो इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक कोड में, वो 4 है, ठीक है। 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस इन्वॉल्व है जेनेटिक कोड के फॉर्मेशन के लिए, और अमीनो एसिड जो है कितना बनाना है? 20 बनाना है। और कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट क्या कहता है कि एक जो जेनेटिक कोड रहेगा वो क्या करेगा? वो एक जो जेनेटिक कोड रहेगा वो कोड करेगा किसके लिए? एक अमीनो एसिड के लिए, है ना, एक अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसा बोलें कि हो सकता है कि शायद वो जो नाइट्रोजनस बेसिस जो लगा हुआ है एमआरएनए में, वो एक नाइट्रोजनस बेसिस एक अमीनो एसिड को बना रहा होगा, और ये एक अमीनो एसिड हो सकता है कि ऐसा, ये जो एमआरएनए है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस जो लगा हुआ है वो एक नाइट्रोजनस बेसिस एक जेनेटिक कोड को बना रहा होगा, और एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो आओ, इफ वन नाइट्रोजनस बेसिस, नहीं रे बेस, इफ वन नाइट्रोजनस बेस will form one genetic code that forms one amino acid, ठीक है। चलो ध्यान दो, ठीक है। तो फिर क्या होगा फिर? तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई टोटल जो है, टोटल नाइट्रोजनस बेस कितना है? 4 है टोटल नाइट्रोजनस बेस, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 बन जाएगा जेनेटिक कोड, ठीक है। और 4 बन जाएगा जेनेटिक कोड, तो फिर 4 बन जाएगा अमीनो एसिड, है ना, ये अमीनो और ये एसिड। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत, है ना। अब ध्यान दो, ठीक है। टोटल अमीनो एसिड कितना रिक्वायरमेंट था बनाने के लिए? टोटल अमीनो एसिड बनाना था कितना बताओ? 20 बनाना था, है ना, 20 अमीनो एसिड रिक्वायर्ड था बनाने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग केस 1 अगर हम लोग लें, तो 1 में क्या हो रहा है? अगर टोटल नाइट्रोजनस बेसिस 4 ही है ना, और एक एक नाइट्रोजनस बेस अगर एक
फॉर्म्स वन अमीनो एसिड नहीं रहा, वन जेनेटिक कोड, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है बाबू। फॉर्म्स वन जेनेटिक कोड, और फिर वन जेनेटिक कोड से फिर ओह क्या बोला केस वन में कि अगर एक नाइट्रोजनस बेस अगर एक जेनेटिक कोड अगर बनाता है जो कि एक अमीनो एसिड बनाएगा, तो टोटल नाइट्रोजन बेस तो चार ही है, तो चार ही जेनेटिक कोड बना, उससे चार अमीनो एसिड बना। तो क्या ये वाला मेथड केस वन एप्लीकेबल है? इससे हो रहा है, बन रहा है पूरा सब कुछ? नहीं बन रहा है भाई, है ना। अब हम लोग केस टू देखते हैं, ठीक है। तो केस टू में बोला कि इफ combination of two nitrogenous base will form one genetic code, फिर क्या होगा भाई, और फिर क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो अगर कम्बिनेशन ऑफ टू नाइट्रोजनस बेस अगर करना है ना, जिसमें कि क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो कितना है, वो है चार। कौन कौन सा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। तो अगर हम लोग कम्बिनेशन अगर बनाते हैं दो का, तो हम लोग बोलेंगे पहले मान लो ए को पकड़ो, ए को पकड़ो, फिर करो ए का जी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का यू के साथ, और ए का खुद के साथ भी। फिर जी को पकड़ो, जी का पहले जी के साथ, फिर जी का ए के साथ, फिर जी का सी के साथ, फिर जी का यू के साथ। मतलब एक को पकड़े सबके साथ किए, फिर दूसरा को पकड़े सबके साथ किए, है ना। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो क्या इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते फिरेंगे दिन भर रात भर? नहीं ना। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है पीएनसी, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें यही बात लिखना होता है ना, इसमें यही बात लिखना होता है कि भाई अगर मान लो टोटल जो डिजिट्स है जिसका कॉम्बिनेशंस बनाना है, वो टोटल डिजिट्स मान लो कि कितना है, चार है, ठीक है। और चारों डिजिट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, कितना कॉम्बिनेशन बनाना, दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, दो दो कॉम्बिनेशन बनाना है। तो उसके लिए क्या मेथड होगा, कितने सारे आउटपुट्स आएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको लिखना है थ्री, तो थ्री को आप कैसे लिख सकते हो, आप या तो वन प्लस टू भी लिख सकते हो, वन प्लस वन भी लिख सकते हो, है ना। इस तरह से लिख सकते हो, तो ये होता है कॉम्बिनेशन, है ना। तो इस तरह से थ्री को लिखने का दो कॉम्बिनेशन है, तो इसको बोलते हैं पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला आता है, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना, टोटल जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कितना है, टोटल नाइट्रोजनस बेसिस है चार, ठीक है। समझे बात को? अब देखो ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका x टू द पावर n, ठीक है। अब ये x क्या है, एकदम ध्यान देना, ठीक है। ये x क्या है, ये x बताता है टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। और ये n क्या बताता है, ये n क्या बताता है, तो ये n बताता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, है ना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन कितने का कर रहे हो, दो का कर रहे हो, एक का कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जब आप इसको लिखोगे तो फिर आप यहाँ पर लिखो क्या, x में आप लिखो टोटल कितना है, चार है, ठीक है। टोटल कितना है, चार नाइट्रोजनस बेसिस है ना, चार नाइट्रोजनस बेसिस है। अब उसके बाद आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप कितना ले रहे हो, कॉम्बिनेशन आप कितना ले रहे हो, कॉम्बिनेशन कितना ले रहे हो, दो का ले रहे हो, कॉम्बिनेशन है लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो इसको आप कैसे करोगे, फोर इंटू फोर क्या हो जाएगा, 16। ये जो 16 आया ये क्या है, ये 16 क्या है, ये 16 है आपका जेनेटिक कोड, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 जेनेटिक कोड बनाएगा 16 अमीनो एसिड। लेकिन अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट कितना था, 20 का था। तो क्या ये फ्रूटफुल है,
नहीं। तो ये वाला मेथड भी खत्म, है ना। अब आओ तीसरा वाला मेथड में, ठीक है। अब आओ तीसरा वाला मेथड में, ठीक है। तो तीसरा वाला मेथड में हम लोग बोलेंगे, तीसरा वाला मेथड में हम लोग बोलेंगे इफ combination of three nitrogenous bases will form one genetic code। तो क्या होगा फिर, है ना। तो आओ देखो, टोटल कितना है नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, टोटल है कितना, 4, ठीक है। कॉम्बिनेशन कितना का बनाना है, कॉम्बिनेशन कितना का बनाना है, 3 का बनाना है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये जो 64 आया, ये क्या आया, 64, 64 आ गया आपका जेनेटिक कोड, ठीक है। अब उसके बाद अगर 64 अगर जेनेटिक कोड है तो इसका मतलब 64 जेनेटिक कोड क्या करेगा, क्या करेगा, 64 अमीनो एसिड्स को बनाएगा, है ना। इतना तक समझ में आया, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है, रुक जाए, एक मिनट रुक जाए ना, रुक जा रुक जा रुक जा अभी टेंशन नहीं लो, ध्यान दो। यहां तक आपको ये बात समझ में आया, क्या समझ में आया, डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए में होता है नाइट्रोजनस बेसिस। ऐसा बोला कि हो सकता है कि इस नाइट्रोजनस बेस, इस एमआरएनए पर कुछ ना कुछ जेनेटिक कोड होता होगा, जो जेनेटिक कोड, एक जेनेटिक कोड कोई एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता होगा। लेकिन कैसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक कोड यहां पर है, जेनेटिक कोड यहां पर है, जो कि एक जेनेटिक कोड अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। वो जेनेटिक कोड कैसे ढूंढेंगे, वो जेनेटिक कोड क्या होता है, डिस्कवरी क्या है उसका। तो बोला बोला कि भाई ये जो जेनेटिक कोड है ना, ये बनता है नाइट्रोजनस बेसिस से ही। अब आपको और मुझे ये बात पता है कि ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज नोन एज क्या, जेनेटिक कोड, ठीक है। यहाँ से वाला बात कंक्लूजन भी आएगा, है ना। हेंस वी कैन से दैट ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस नोन एज जेनेटिक कोड, ठीक। लेकिन ये ढूंढा कैसे, तो ये बोला कि हो सकता है कि जो टोटल जो नाइट्रोजनस बेसिस जो इन्वॉल्व है एमआरएनए में, वो कितना है, 4 है ना, ए जी यू और सी। तो चलो ऐसा होता होगा कि एक नाइट्रोजनस बेस एक जेनेटिक कोड बनाएगा और एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड बनाएगा। तो करके देखा, नहीं हुआ भाई, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितना का था, 20 का था, बन रहा है कितना, 4 बन रहा है। फिर बोला कि ऐसा हो सकता है ना कि चार जो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये चारों अपना कम्बिनेशन करेगा। किस फॉर्म में कम्बिनेशन करेगा, 2 फॉर्म, है ना। ये चारों में से 2 को मिलकर कंबाइन होगा, 2 को कंबाइन होगा, 2 को कंबाइन होगा, और वो क्या बनाएगा, जेनेटिक कोड बनाएगा, है ना। तो इससे भी मामला नहीं बना। फिर बोला कि 2 से कम्बिनेशन से नहीं हो रहा, तो चलो 3 से बनाते हैं, 3 से कंबाइन करो तो आउटपुट कितना आ जा रहा है, 64 आ जा रहा है। मतलब 64 जेनेटिक कोड्स आ रहा है टोटल, जो कि 64 अमीनो एसिड बनाता होगा, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको सही करने के लिए लिखो मे बी फॉर्म्ड, है ना। समझे बात को। फिर यहां से कंक्लूजन क्या आया, यहां से कंक्लूजन क्या आया, हेंस इट इज कंक्लूडेड। क्या कंक्लूडेड हुआ, कंक्लूड हुआ कि ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस basis is known as जेनेटिक कोड्स या फिर कोडोन्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये मैंने आपको क्या बोला कि पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है पूरी तरह से, कैसे, क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 64 जेनेटिक कोड्स बनता है, लेकिन 64 जेनेटिक कोड्स में से 64 जेनेटिक कोड्स अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। आया बात समझ में, कितना कोड करता है, सिर्फ 61 कोड करता है। और जो 2 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडोन, जो कि किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात को लिखेंगे क्या, है ना, एक बात को लिखेंगे क्या, बट only 61 of them codes for amino acid, है ना। 3 of them do not code for amino acid and called as, क्या बोलते हैं उसको, called as
स्टॉप कोडोन या फिर टर्मिनेशन कोडोन या फिर नॉनसेंस कोडोन। ठीक है, SENSE होगा। चलिए ठीक है, इतना कोई दिक्कत है इसमें नहीं। स्टॉप कोडोन क्या हो सब बताएंगे अभी। ठीक है, इतना तक समझ में आया अच्छे से, है ना। इसका मतलब ये वाला फ्रूटफुल मेथड है। ठीक है, चलो लिख रहे हो ना साथ में कि नहीं लिख रहे हो? पॉज करके लिखो क्या बोले अब हम। अब देखो, इतना करने के बाद, है ना, इतना करने के बावजूद जो है इंसान लोग नहीं माना, है ना, कि हाँ जेनेटिक कोड होता है, ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग जेनेटिक कोड कहते होंगे। इतना करने के बावजूद साइंटिस्ट लोग नहीं माना, आदमी लोग नहीं माना। उस टाइम में क्या था ना कि जब भी आप कोई नया चीज़ जब आप दुनिया को आप बताते हो तो इतना भयंकर लड़ाई होता है, लोग विरोध करता है ना। अब आज आप अगर बोल लो कि टाइम मशीन बना रहे हैं हम, टाइम मशीन बनाना पॉसिबल है कि आप पास्ट में आप चले जाओ, मतलब आज तो हम लोग समहाउ कहीं ना कहीं बात सोच भी सकते हैं। बट कुछ साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले अगर आप ये बात कहते, आदमी लोग मार मुर के माथा होता फोड़ देता समझे बात को, लेकिन मानता नहीं। तो ठीक उसी तरह से साइंटिस्ट लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे ये बात को बताने में ना, नया बात को दुनिया को बताने में कि ये वाला कंसेप्ट मैंने खोजा है। ठीक है, मेंडल के बारे में सोचो ना, मेंडल के बारे में पढ़ते हो ना, मेंडल क्या बोलता है? जीन को तो बताता नहीं वो कहता है वो डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट यूनिट मतलब क्या? कुछ तो ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। कुछ तो ऐसा, आदमी लोग ऐसे बौखला गया होगा ना, तेरे को पता चल रहा है क्या तू क्या बोल रहा है, मैंने कुछ तो ऐसा है, वो क्या है जरा बताओ तो। लिखता है ना एनसीईआरटी की मेंडल फिजिकल एविडेंस नहीं दे पाए, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए जीन का, इसलिए वो बोलते थे फैक्टर है ना, कुछ तो ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रेड को ट्रांसफर करने के लिए। समझ में आया बात? तो सोचो मेंडल पे क्या बीता होगा उस समय जब मेंडल ये बात बता रहा होगा कि कुछ तो ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रेड को ट्रांसफर करने के लिए दिमाग का दही बना दिया होगा यार ठीक है, आ जाओ वापस आओ, वो पढ़ते हैं साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, साइंटिस्ट इन्वॉल्व। ठीक है, तो साइंटिस्ट में क्या हुआ ना, एकदम ध्यान से ये कहानी को सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। क्या हुआ कि जब ये लोग बात बताया ना, ये अपना ये बात बताया कि भाई ऐसा होगा कि ये जो mRNA है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस लगा हुआ और ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात दुनिया माना नहीं। तो फिर आदमी लोग फ़ोन किया अपना दोस्त लोगों, साइंटिस्ट दोस्त लोगों को, है ना। एक कहानी एकदम सिंपल समझना, किताब पढ़ के देख लो, खोल लो किताब, नहीं समझ में आएगा तेरे को तो समझ मेरे से कहानी, मजा आएगा। ठीक है, तो आदमी लोग फ़ोन किया अपना दोस्त को। ठीक है, अब साइंटिस्ट का दोस्त साइंटिस्ट, 3 गो साइंटिस्ट आया, है ना, तीनों आपस में विचार विमर्श किया और एक प्रोग्राम रखा। ठीक है, प्रोग्राम रखा और तीनों मिलकर के बैठा ऐसे, है ना, तीनों मिलकर के बैठा ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद आदमी लोग को भी बैठाया, तो आदमी लोग बोल रहा था कि नहीं तू गलत बोल रहा है ये, है ना, कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस क्या बनाता है? अमीनो एसिड बनाता है, ये गलत बात है। तो बोला ठीक है भाई। तो 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, तीनों बैठते हैं। वो तीनों साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट का नाम है हरगोबिंद खुराना। ठीक है, HG खुराना। और उसमें से एक का नाम है मार्शल नीरेनबर्ग। और फिर एक और जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, सेवेरो ओक्वा एंजाइम का। ठीक है, समझना एकदम ध्यान से। तो क्या हुआ कि ये जो हरगोबिंद खुराना है ना, ये कहते हैं कि ठीक है, आप क्या कहते हो? आप ये कहते हो कि ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जेनेटिक कोड को कोड नहीं करता है? बोला नहीं। तो बोला ठीक है रुकिए, हम आपको बताते हैं अभी। अगर हम यहां पर ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, अगर हम यहां पर अगर होमोपोलीमर अगर ले लें, मान लो यू 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 होमोपोलीमर अगर ले लें, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोपोलीमर, जो एक तरह का पॉलीमर है ना। तो आप आगे जाकर के आप पढ़ोगे आप कि यू 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 नाम का जो जेनेटिक कोड है ना, वो फेनाइल एलानिन नाम का अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये जो साइंटिस्ट हरगोबिंद खुराना ने बात बताया कि देख हम ये कह रहे हैं कि ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस अमीनो एसिड बनाता है,
है ना, क्योंकि ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जेनेटिक कोड बनाएगा और एक जेनेटिक कोड अमीनो एसिड बनाएगा। तो अगर हम यहां पर होमोपोलीमर अगर ले लिए, जो कि हम कह रहे हैं कि यू 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 फिनाइल को बनाएगा, तो अगर हम यहां पर ये होमोपोलीमर अगर ले लिए, तो फिर ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें अगर इस होमोपोलीमर को हम लोग डाल दिए, तो इसमें जो अमीनो एसिड का जो चेन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो यू 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 मिलेगा। ठीक है, तो ये बोला हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर हम बोले कि अगर हम ये बात कह रहे हैं कि ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जेनेटिक कोड बनाता है, और यहां पर अगर हम होमोपोलीमर अगर ले लिए हैं यू 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 यू, तो फिर ये क्या बनाएगा, फिनाइल एलानिन को बनाना चाहिए। आओ करके देखते हैं, दिखाते हैं, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये बना दिया भाई, है ना। फिर ये होमोपोलीमर से, तो फिर ये आर्गुमेंट किया नहीं आप ये गलत है, ऐसे तो आप नहीं, आप होमोपोलीमर ले लिया, आप कोपोलीमर लेके दिखाई। क्या होता है कोपोलीमर? तो बोला कोपोलीमर का मतलब होता है कि जब दो, है ना, जैसे ये एक ही रिपीट हुआ बार बार, तो अब दो को रिपीट होगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीट होगा। मान लो कि रिपीट हो रहा है ए जी रिपीट हो रहा है ना, सीक्वेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कोपोलीमर। ठीक उसी तरीके से, है ना, ये कोपोलीमर्स को लेकर के भी ये प्रूफ करके दिखा दिया, है ना, कि देखो ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ही जेनेटिक कोड बनाता है, और ये जो एक एक जेनेटिक कोड एक एक अमीनो एसिड बनाता है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा ये चेन लेगा ना, तो उसमें ये ट्रिपलेट्स को काउंट कर लेगा, एक ट्रिपलेट, दो ट्रिपलेट, तीन ट्रिपलेट, तो मतलब 3 गो अमीनो एसिड, तो यहाँ पर अमीनो एसिड को काउंट कर लेगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो ये जो आपके हरगोबिंद खुराना थे, मतलब हाँ हरगोबिंद खुराना थे, ठीक है, तो ये जो हरगोबिंद खुराना थे, ये क्या करते हैं ना, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, ये देते हैं इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। ठीक है, कैसे देते हैं इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए? तो ये इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए देते हैं in the form of homopolymers and copolymers। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब एक बात पे ध्यान दो कि सर ये जो mRNA है, उससे जो आप प्रोटीन जो आप बना लिए, वो तो प्रोटीन तो बनता है सर सेल में बनता है, ये आप कैसे बना दिए? तो इसमें जो दूसरा का वाला दोस्त था वो काम में आया था ना, दोस्त मतलब मुश्किल समय में काम आता है, दोस्त काम में आया। ये जो दोस्त है ना, ये क्या देता है, ये सेल फ्री मीडियम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन देता है। ये बोला कि भैया लो तुम, है ना, तुम सेल के बिना प्रोटीन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल में ना ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगा, तुमको हम ये टेस्ट ट्यूब दे दिए, लो इसी में तुम जो सीक्वेंस डालोगे मरने का, उससे वो वाला प्रोटीन बन जाएगा, है ना। तो ये जो मार्शल निरेनबर्ग थे, है ना, ये मार्शल निरेनबर्ग ये क्या देते हैं, ये मार्शल निरेनबर्ग क्या देते हैं, ये देते हैं गिव द सेल फ्री मीडियम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ाएं। अब उसके बाद एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। अब उसके बाद इतना जब लड़ाई हुआ ना, ठीक है, इतना जब लड़ाई हुआ तो एक तो और कोई आ गया, है ना, कोई तीसरा आया, ठीक है। अब ये जो तीसरा आया, ये तीसरा बोला क्या, बोला है तुम लोग बेवकूफ़ बनाता है आदमी को, है ना। भाई कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई बताओ। तो ये बोला है बेवकूफ़ बनाता तुम लोग होमोपोलीमर ले लिया, कोपोलीमर ले लिया, ये सब तुम लेकर के तुम आदमी को प्रूफ कर दे रहे हो, है ना, कि ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कैन बी कॉल्ड एज जेनेटिक कोड एंड वन जेनेटिक कोड विल फॉर्म वन अमीनो एसिड, दैट इज ट्रू। लेकिन नहीं, गलत बात, तुम बेवकूफ़ बना आदमी को, होमोपोलीमर ले लिया, कोपोलीमर ले लिया। हम जो कहते हैं वो वाला सीक्वेंस लो और वो वाला सीक्वेंस से बना करके दिखाओ, तब माने हम। तो हम उसको बताए कि देखो भैया एकदम ध्यान से सुनो मेरा बात, ठीक है, तुम थोड़ा चपड़ चपड़ कम करो और इस बात पर ध्यान दो, है ना। हम ये बात कहते हैं, देखो फिर से सुनो, हम ये बात कहते हैं कि ये वाला जो जेनेटिक कोड है ना, ये वाला जो जेनेटिक कोड यू 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 है, ये फिनाइल एलानिन को बनाएगा, ये सी ए यू ये इसको बनाएगा, ये वाला इसको बनाएगा, ये वाला इसको बनाएगा, ये वाला इसको बनाएगा, ये वाला इसको बनाएगा, है ना। ये सब हम ये बात कहते हैं, ये होता है चेकर बोर्ड, है ना। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा वाला जेनेटिक कोड कौन सा वाला अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। बोला हाँ ठीक है ना, हम समझ गए बात को, तुम पहले ये वाला करके दिखाओ जो हम बोले, तुम होमोपोलीमर को लेकर के तुम प्रूफ कर दे रहे हो, तुम ये वाला प्रूफ करो, जो हम बताएंगे वो वाला निकाल कर प्रूफ करके दिखाओ।
तो अब ये जो आदमी था ना, ये इतना भयानक आदमी था, देखो लड़ने आ रहा है, इतना भयानक आदमी था, ये कहता है क्या कि हम जो कहते हैं, हम जो सीक्वेंस देंगे उससे बना करके दिखाओ। तो हमने इसको बोला कि देखो भाई हम फिर से कह रहे हैं, तेरा बात को हम प्रूफ कर देंगे। ये बात देखो कि हम ये वाला बनाए है ना, कि ये वाला जेनेटिक कोड ये वाला हमने इसको कोड करता है। बोला हाँ ठीक है ना, तुम पहले करके दिखाओ। तो ये जो है निकाला है ना, ये पैकेट से निकाला है ना, हाँ पैकेट से निकाला, ये आरएनए सीक्वेंस निकाला है ना, और वो आरएनए सीक्वेंस, ये वो वाला आरएनए सीक्वेंस निकाला जो ये चाहता था, है ना, डिजायर्ड आरएनए सीक्वेंस, डिफाइंड सीक्वेंस, है ना। इसको बोला जाता है कि इंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। समझ गए बात को? इंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए जो कि होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप एमआरएनए जो आप बनाओगे, वो एमआरएनए कैसा होगा, वो किसी डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो वो डीएनए में जो भी सीक्वेंस रहेगा उसी सीक्वेंस से बनेगा। लेकिन ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, जो चाहता है वो वाला निकाल के देगा मेरे को, और मेरे से प्रूफ करवा के दिखाएगा। लेकिन अपन लोग साइंटिस्ट हैं, प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलो आओ वापस आओ भाई। तो ये जो है ना, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, ठीक है। सेवेरो ओक्वा एंजाइम, जिसका नाम था पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। अब ये क्या देते हैं भाई, ये देते हैं एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, ठीक है। या फिर इसको आप क्या बोलोगे, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर बोलोगे, है ना। आया बात समझ में? इतना कोई दिक्कत है? तो देखो दो बात पे ध्यान रखना, ठीक है, दो बात पे ध्यान रखना, ठीक है, एकदम ध्यान दो। हरगोबिंद खुराना के बारे में अगर आएगा, हरगोबिंद खुराना के बारे में अगर आएगा, तो आपको ध्यान देना है इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, ठीक है। लेकिन अगर आपका बोलेगा सेवेरो ओक्वा एंजाइम, या फिर जिसका नाम है पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, है ना, और न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को, है ना, बनाना, है ना, फॉस्फोराइलेज, है ना। समझ में आया बात? तो उसको बोलना है एंजाइमेटिक सिंथेसिस। ध्यान दो, ये वाला है इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिस और ये वाला है एंजाइमेटिक सिंथेसिस। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आया बात? ये तीनों साइंटिस्ट का रोल क्या था? कोई दिक्कत इसमें? पूरा कहानी समझ में आया? ठीक है, चलो आओ वापस आओ। अब देखो, अब है जेनेटिक कोड का कुछ फीचर्स, ठीक है। क्या है जेनेटिक कोड का फीचर? एकदम ध्यान से सुनना है बात को। तो जेनेटिक कोड का जो फीचर है, उसमें से कुछ फीचर है जो बहुत इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट भी है। तो उसमें से एक फीचर ये है कि मान लो ये एमआरएनए है पूरा, ठीक है, ये मान लो कि, एकदम ध्यान से सुनना, ये मान लो एमआरएनए, ठीक है, और इसमें बहुत सारा जेनेटिक कोड लगा हुआ है ना, इसमें बहुत सारा जेनेटिक कोड लगा हुआ है, ठीक है। AUU, AUC, AUG, UUU, UAG, है ना, इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं अगर बोलूं कि भाई ये जो एमआरएनए है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये एमआरएनए में क्या होना है, ट्रांसलेशन होना है। ट्रांसलेशन होना मतलब प्रोटीन बनना है। तो ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, मतलब कोड कैसे होगा? ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनना। प्रोटीन बनना मतलब क्या, अमीनो एसिड जुड़ना, अमीनो एसिड जुड़ जुड़ करके प्रोटीन बनेगा। जो हम लोग कहते हैं ना कि एक जो जेनेटिक कोड है, ये एक जेनेटिक कोड क्या करेगा, एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, फिर ये अमीनो एसिड जो है वो जुड़ जुड़ करके क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि ये आपका एमआरएनए का सीक्वेंस, और एमआरएनए के सीक्वेंस में क्या है, एमआरएनए के सीक्वेंस में बहुत सारा क्या लगा हुआ है, बहुत सारा क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जेनेटिक कोड्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ कि कहाँ से, किस जगह से, किस लोकेशन से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, तो आप क्या बोलोगे? बताओ सर, यहाँ से स्टार्ट होगा? नहीं, वो स्टार्ट होगा यहाँ से, है ना। क्यों? क्योंकि ये AUG एक तरह का स्पेशल कोडोन है। इस स्पेशल कोडोन को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडोन या फिर इनिशिएशन कोडोन, है ना, जहाँ से एक्चुअल में जो है स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, नहीं है ना। चलो, है ना, ठीक है, इतना बात समझ में आया कि AUG से स्टार्ट होगा। तो अब AUG का डुअल पर्पस है, दो फंक्शन है। AUG जहां पर है वहीं पर से ट्रांसलेशन स्टार्ट भी होगा, और AUG जो है ना,
कोई एक अमीनो एसिड को कोड भी तो करता होगा, तो वो कोड करता है मीथियोनिन नाम का अमीनो एसिड को। समझ में आया बात? ठीक है, तो AUG का हो गया डुअल पर्पस। दूसरा एक और बात समझो, एक और बात समझो। अब एक कहानी समझो, ठीक है? एकदम ध्यान देना। मान लो यहां पर एक कमरा है, ठीक है? एक क्या है? कमरा है, ठीक है? और ये जो कमरा है इसमें मान लो 61 पर्सन है। क्या है? 61 पर्सन, ठीक है? और यहाँ पर एक जो कमरा है, छोटा कमरा, इसमें मान लो कि 20 पर्सन है, ठीक है? 20 पर्सन है। अब एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? 61 पर्सन इसमें, 20 पर्सन इसमें। अब 61 पर्सन लोग को मान लो कि मन कर रहा है किसी को थप्पड़ मारे। 61 पर्सन लोग, सभी लोग है ना, ये सभी लोग चाहता है किसी को थप्पड़ मारे, ठीक है? और थप्पड़ खाने वाला जो आदमी लोग है वो यहां पर है ना? थप्पड़ खाने वाला आदमी कितना है? 20। थप्पड़ मारने वाला आदमी लोग कितना है? 61। और 61 आदमी लोग थप्पड़ मारना चाहता है। तो जब ये आदमी लोग एक एक करके सबको थप्पड़ अगर मारने लग जाएगा, ये सभी लोग मारेगा इसको ना, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि इसमें से बहुत सारा आदमी लोग ऐसा होगा जो कि एक से ज्यादा लोगों के द्वारा थप्पड़ खाएगा? बताओ, ध्यान से दे दो, ध्यान सुनो। इसमें कितना पर्सन लोग? 61 पर्सन लोग। 61 पर्सन लोग, सभी लोग किसी को थप्पड़ मारना चाहता है, और थप्पड़ खाने वाला आदमी कितना है? 20 है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जब एक एक करके जब ये लोग जब थप्पड़ जब खाएगा इससे, तो कुछ पर्सन लोग ऐसा होगा जो कि एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा थप्पड़ खाएगा, है ना? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, है ना? 1 person can eat, 1 person can eat थप्पड़ from more than 1 person। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ध्यान दो इधर, ये जो 61 है, ये 61 है जेनेटिक कोड। आया बात समझ में? और ये जो 20 है, ये क्या है? 20 क्या है? अमीनो एसिड, है ना? आया बात समझ में? तो अब यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो ना भाई। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 1 genetic code, 1 genetic code can be coded by, oh sorry, 1 amino acid can be coded by more than 1 जेनेटिक कोड, ठीक है? और इसी प्रॉपर्टी को बोला गया क्या? इसी प्रॉपर्टी को बोला डीजेनरेट। अब ये कैसे बोल दिया डीजेनरेट, हमको पता नहीं यार डीजेनरेट कैसे है, ठीक है? लेकिन ये कंसेप्ट है पूरा, है ना? ये कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। क्या पूछा गया? कि जो टोटल अमीनो एसिड जो 20 है, वो 20 ही अमीनो एसिड है, और कोडोन कोड करने वाला कितना है? 61 है ना? 64 था, 3 था नॉनसेंस कोडोन जो कोड नहीं करता था, 61 है ना? तो ये 61 कोडोन जब कोड करना चालू करेगा, कोड करने के लिए 20 ही है, तो ऐसा बोलेंगे कि 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड फ्रॉम मोर देन 1 जेनेटिक कोड। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे क्या? डीजेनरेट। क्लियर है बात पूरा? आओ देखो यहाँ पर एक एक चीज देखो। आओ, the 61 codons code for amino acid, 3 codons do not code for any amino acid, hence function as stop codon। इसको stop codon भी बोलते हैं, और इसको termination codon भी बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है termination codon या फिर terminator codon, ठीक है? एक ही बात है। इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, क्या? उआ, ध्यान देना, उआ उआग उगा, उआ उआग उगा, है ना? उआ उआग उगा। ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे लोग उआ उआ करते रहते हैं। उआ उआ नहीं करना है, ठीक है? इसको पढ़ना है अच्छे से, याद हो पाए जैसे इसको याद करना है, ठीक है? अब देखो ये वाला पॉइंट देखो, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन्स, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। बुझाया बात? समझा दिए पूरा, है ना? अब एक बात बताओ कि जो एमआरएनए में जो कोड्स लगा रहता है, तो एमआरएनए में जो कोड्स लगा रहता है, क्या वो उसमें कहीं फुल स्टॉप, कहीं एक्सप्लेनेशन मार्क, है ना? और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना? कहीं फुल स्टॉप, कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर कहीं कुछ ऐसा है लैगिंग है क्या? नहीं है ना? कॉन्टाजियस फैशन में, वो कंटिन्यूअस फैशन में वो पढ़ाई होता है ना?
जो कोड्स है वो कंटिन्यूअस पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, द कोडोन इज रीड इन mRNA इन अ कॉन्टाजियस, है ना, कंटिन्यूअस फैशन, समझे बात को, नो पंचुएशन, कोई पंचुएशन नहीं, कोई रुकावट नहीं है, ठीक। अब एक और कहानी सुनो, अगर मान लो थप्पड़ मारने वाला जो कहानी था, मान लो कि, है ना, किसी को आप थप्पड़ मार रहे हो, तो ये तो यूनिवर्सल बात है ना कि थप्पड़ मारोगे तो गुस्सा करेगा, है ना, उसको बुरा लगेगा भाई। तो ये एक यूनिवर्सल बात है कि थप्पड़ मारने से इंसान गुस्सा करेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं, है ना, एकदम साधु संत टाइप के, है ना, उनको एक थप्पड़ मार दो, है ना, गांधी जी टाइप के, एक गाल में मारो तो दूसरा गाल भी आगे हो जाएगा। तो ऐसा जो आदमी लोग बहुत कम होता है, एकदम साधु संत वाला इंसान बहुत कम होता है। आया बात समझ में? तो क्या बताया मैंने आपको कि क्या है, अगर थप्पड़ मारोगे तो एक यूनिवर्सल चीज़ है कि सब लोग गुस्सा करेगा, लेकिन एक्सेप्शन है कहीं कहीं पर। क्या एक्सेप्शन है? वो साधु संत वाला एक्सेप्शन है। तो ठीक उसी तरीके से जेनेटिक कोड में भी एक प्रॉपर्टी होता है कि मान लो यू 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 नाम का जेनेटिक कोड अगर फिनाइल एलानिन को अगर कोड करता है ह्यूमन में, तो चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, यू 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 अगर है तो वो किसको कोड करेगा? वो फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, प्रोटोजोआ, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर एक्सेप्शन है, समझे बात को। तो वही लिखा हुआ है कि भाई कि कोड इज नियरली यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू 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 कोड करता है फिनाइल एलानिन के लिए, पीएचई। लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एग्जांपल बताओ तो। प्रोटोजोआ का एग्जांपल प्लाज्मोडियम, है ना, जो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। कुछ नहीं याद है तेरे को? चलो यहाँ देखो, AUG डुअल फंक्शन कॉज करता है, कोड करता है मीथियोनिन के लिए भी, और वो एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडोन भी वो करता है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या आपको सब कुछ याद करना है? क्या आपको सब कुछ याद करना है? जेनेटिक कोड जो आपका ये जो नेक्स्ट वाले पेज में जो बना हुआ है, कहाँ गया रे? हाँ, ये जो बना हुआ है पूरा सब कुछ आपको याद करना है क्या? सब कुछ आपको याद नहीं करना है, एकदम ध्यान दो कि आपको क्या क्या आपको याद करना है, ठीक है। आओ देखो, AUG जो है वो मिथ्योनिन बनाता है, यू 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 जो है वो फिनाइल एलानिन बनाता है, GAG ग्लूटामिक एसिड बनाता है, GUG वैलिन बनाता है, और ये AGU और UAC सेरिनोटायरोसिन। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। कैसे सर, आप क्यों बोले ऐसा? AUG तो डुअल पर्पस याद रखना ही पड़ेगा, और ये भी टेक्स्ट में दिया हुआ, ये भी आपको याद रखना। मतलब वो जो चार्ट दिया हुआ, चार्ट पूरा नहीं रटना। हालांकि चार्ट को करने का ट्रिक है, वो अगर बोलोगे तो मैं ट्रिक आपको बता दूंगा कि कैसे वो सब कुछ पूरा 64 कोड आप बना पाओगे, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये AUG और UUU तो आपका टेक्स्ट में लिखा हुआ है, डुअल पर्पस वाला, और ये फिनाइल वो यूनिवर्सल वाला बात। और ये दोनों जो लिया हुआ है, ये दोनों लिया हुआ है कहाँ से? आपका ये दोनों लिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। वहाँ पर दिया हुआ है ना, ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जा, सॉरी, GAG कन्वर्ट हो जाता है GUG में, जिसमें ग्लूटामिक एसिड बदल जाएगा किस में? वैलिन में, है ना। तो ये वाला कंसेप्ट था वहाँ पर। और दूसरा है AGU और UAC। जब आप पेज आप पलटोगे तो आपको TRNA बना हुआ मिलेगा। वो जो TRNA है, वो TRNA में क्या है? वो TRNA में बना हुआ है वो सीक्वेंस, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ ना, लो, बता नहीं दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। कहाँ से लिया गया? ये देखो, यहाँ से लिया गया ना। AGU सेरीन को कोड करेगा, UAC टायरोसिन को कोड करेगा ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वापस आए, वापस आते हैं, आओ, ठीक है। तो इतना आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक, चलो आओ। अब जेनेटिक कोड के बारे में समझो, एकदम ध्यान से सुना जेनेटिक कोड के बारे में, ठीक है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो न्यूक्लिक एसिड जो DNA है वो कॉपी हो जाता है फ्रॉम द अदर न्यूक्लिक एसिड, है ना। मतलब कि अगर मान लो कि हम लोग ऐसा अगर बोलें कि भैया DNA से DNA बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन। DNA से अगर RNA बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, उसमें ये DNA से DNA बना, इसमें DNA से RNA बना, और ये DNA और RNA ये क्या है? ये है न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसा बोलेंगे ना कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड में कॉपी हो रहा है, फिर ट्रांसफर हो रहा है ना। यही बात थोड़ा अलग टर्म्स में लिखा हुआ है, गड़बड़ाना मत, ठीक है, गड़बड़ाना मत।
देखो पहले कराते हैं फिर कुछ ज्ञान देंगे, ठीक है? चलो देखो सुनो। हाँ, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को इजीली कंसेप्चुअलाइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री रूल है उसमें। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है उसमें रिक्वायर होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अरे भैया सिंपल बोलो ना कि ट्रांसलेशन के लिए सिंपल बोलो ना कि ट्रांसलेशन के लिए जो आपका हो ट्रांसलेशन के लिए जो आपका एम आर एन ए है, ये एम आर एन ए से प्रोटीन बनना होता है। तो ये कह रहा है कि भाई जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड से इंफॉर्मेशन को भेजना अमीनो एसिड में। ठीक है यार, इतना गड़बड़ा मत यार, मासूम बच्चा लोग मेरा परेशान हो जाए, ठीक है? चलो आओ, ध्यान दो एकदम। क्या लिखा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, कोई बात नहीं। Neither does any complementary exist between the nucleotide and amino acid। इसको बोलता है ना भाई, डीएनए आरएनए है ना, एमआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्री रूल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हाँ, और ना ही थ्योरेटिकली कुछ रिलेशन बैठा उसमें, नॉर कुड बी ड्रॉन थ्योरेटिकली। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंस, बहुत ज़्यादा एविडेंस है इस बात का कि ऐसा हो सकता है, वो सपोर्ट कर रहा होगा वो चीज़ को कि भाई अगर न्यूक्लिक एसिड में अगर चेंज हुआ ना, इसमें अगर चेंज हो गया तो जो अमीनो एसिड में जो सीक्वेंस है वो भी बदल जाएगा। मान लो यहाँ कोई जेनेटिक कोड है जो कि इसको बना रहा होगा, इसको अगर बदल दोगे तो ये भी बदल जाएगा ना, सिंपल बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई जेनेटिक कोड है जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, ये बात अब बोलेगा। देखो, ample evidence thou to support the notion that change in nucleic acid मतलब genetic material were responsible for change in amino acids in the protein। ठीक, सही बात। तो इससे ये प्रोपोजिशन होता है जेनेटिक कोड का, है ना, कि डायरेक्ट सीक्वेंस जो है ना, दैट कुड डायरेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्शन देना, है ना। कहाँ गया दैट को डायरेक्ट में डायरेक्शन देना, मतलब जेनेटिक कोड डायरेक्शन देगा कि भैया अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, है ना, प्रोटीन बनने के टाइम में। ठीक है, समझ में आ रहा? ओके ओके। अब बोला कि भाई जब आप डिटरमाइन करोगे बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो बहुत एक्साइटिंग था, है ना, वो बढ़िया था वो प्रेपोजिशन। लेकिन जो प्रेपोजिशन और डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड, ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आ सकता है ना, प्रेपोजिशन और डेसिफरिंग। प्रेपोजिशन डेसिफरिंग का मतलब हुआ वो राज खोलना, वो कंसेप्ट बताना कि वो जेनेटिक कोड जो है वो मतलब किस चीज़ का बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशन या फिर डेसिफरिंग, है ना, डेसिफर करना जेनेटिक कोड को। वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, है ना, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और ये बहुत ट्रू सेंस में था, है ना। In a very true sense, it required involvement of scientists of several disciplines, जैसे physicist, organic chemist, biochemist, geneticist, है ना। जॉर्ज गैमो एक फिजिसिस्ट थे जो कि आर्ग्यू किए कि सिर्फ 4 बेसिस हैं जो कि कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड्स को, है ना। और जो कोड है वो कंस्टिट्यूट करता है क्या, कम्बिनेशन ऑफ बेसिस। समझे बात को? लेकिन ये चीज़ कैसे आया, ये कैसे आया? इन ऑर्डर टू कोड ऑल द 20 अमीनो एसिड, वो क्या करते हैं, कोड को वो बनाते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब तीन नाइट्रोजनस बेसिस का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसको न्यूक्लियोटाइड में ही बोल दिया ना। मतलब न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता था, शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस। और हम लोग यहाँ पर जो जेनेटिक कोड का बात कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो हम लोग बोल रहे हैं ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, है ना। तो मतलब ये 1 और ये 2 और ये 3, तो इस तरह से 3 न्यूक्लियोटाइड आया कि नहीं आया, पूरा पूरा, समझे बात? कोई लैंग्वेज ऐसे करके कह रहा है ना, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड इज ऑल्सो इक्वल्स टू या नियरली इक्वल्स टू 3 नाइट्रोजनस बेसिस। आप यहां पर ऐसा समझ सकते हो दिमाग में, ठीक है? चलो ओके। दिस वॉज वेरी बोल्ड प्रपोजिशन बिकॉज द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 4⁻³ आया कैसे, ये तो बताओ पहले। इसने नहीं बताया 4⁻³ कैसे आया, मैंने आपको बताया, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है मैंने आपको बताया। ये जो पूरा जो मैंने आपको मैथमेटिक्स जो आपको मैंने सिखाया यहाँ पर, ये जो मैथमेटिक्स जो मैंने आपको सिखाया, ये मैथमेटिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मैथमेटिक्स को हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसी मैथमेटिक्स को हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन, है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो वापस आओ, वापस आओ।
अब ध्यान दो, वुड जनरेट 64 जनरेटिंग मेनी मोर कोडोन्स देन रिक्वायर्ड, ठीक है, मोर रिक्वायर्ड कर देता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडिंग प्रूफ द कोडोन वॉज अ ट्रिपलेट वॉज मोर डॉन्टिंग टास्क, ये और ज़्यादा खतरनाक टास्क था और ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था, ठीक है, आ रहा बात समझ में। द केमिकल मेथड डेवलप करते हैं हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना, ठीक है, हरगोबिंद खुराना ये केमिकल मेथड डिस्कवर करते हैं जिसमें कि वो क्या करते हैं, जिसमें कि वो इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, जिसमें डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ बेसिस था एज अ होमोपोलीमर और एज ए कोपोलीमर्स, ठीक है। लेकिन मार्शल निरेनबर्ग क्या करते हैं, सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस देते हैं और फाइनली हेल्प करते हैं कोड को डिसिफर करने में। और सेवेरो ओक्वा एंजाइम है ना, सेवेरो ओक्वा एंजाइम मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, जो कि हेल्प करता है पॉलीमराइज करने में आरएनए डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, या फिर एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए इसको बोलते हैं ना। चेकर बोर्ड में फाइनली आपको दिखाई दे रहा। बताओ ये पूरा चीज आपको मेरे कहानी से आपको समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। चलो ओके, ये पूरा है। देखो इसमें मैं आपको थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यूसीएजी यूसीएजी यूसीएजी, ये पूरा क्या, यूसीएजी 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 है ना, इससे कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। पूरा सब कुछ एक एक को आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं कभी और किसी वीडियो में आपको अलग से बता दूंगा, है ना, कि पूरा चार्ट कैसे बनाते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आओ क्वेश्चन देखें। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, कॉल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ, रीडिंग फ्रेम, ये वाला आपका जो है क्वेश्चन है, अगला म्यूटेशन से क्वेश्चन है, इसको हटाओ, इसको स्किप करो, ठीक है। अगेंस्ट द कोडोन व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ एंटी कोड ऑफ टीआरएनए, ये जेनेटिक कोड वाला ये क्यों आ गया, टीआरएनए वाला क्वेश्चंस क्यों आ रहा है। ये वाला सॉल्व करो तो, आओ तो। मोस्ट रिपीटेड है ये, है ना, मोस्ट रिपीटेड, या फिर ये मस्ट रीड वाला, मस्ट रिवीजन वाला। सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड क्या है। अच्छा वो जो मैंने आपको पूरा जो बताया ना पॉइंटर्स, वो आता है एग्जाम में, ठीक है, स्कूल एग्जाम में आता है वो। क्या है सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, तो कोडोन इज पैलिंड्रोमिक, तो नहीं, इनिशिएटर कोडोन नहीं, ये तो अलग है, ये एजीयू कॉज करता है ना। द कोड इज यूनिवर्सल, हाँ ये वाला सही है। और ये क्या है, अनएम्बिजुअस, द कोड इज अनएम्बिजुअस एंड स्पेसिफिक, हाँ देखो ध्यान देना, इसमें वर्ड क्या है, एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान सुनो। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है ए वर्ड दैट हैज, एकदम ध्यान देना, दैट हैज मोर देन वन मीनिंग्स, ठीक है। एक वर्ड का अलग अलग अर्थ, उसको बोलते हैं क्या, एम्बिग्यूटी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनएम्बिग्यूटी, मतलब एम्बिजुअस नहीं है वो, है ना, मतलब स्पेसिफिक है वो, मतलब है ना कि एक जेनेटिक कोड एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। ये नहीं है कि ये जो एक जेनेटिक कोड है ये इसको भी कोड कर रहा है, इसको भी कोड कर रहा है ना, मतलब इसको कैसे समझाएं। एम्बिजुअस का मतलब होता है कि एक ही चीज का अलग अलग अर्थ, समझे बात को। और यहाँ पर बोला अनएम्बिजुअस, मतलब तो पता है कि ये जो एक जेनेटिक कोड है ये एक अमीनो एसिड को कोड करने वाला है, समझ में आया बात। तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी, सी एंड डी, ये हो जाएगा सी एंड डी, ठीक है। चलो नियरली यूनिवर्सल बोला है ना, चलो ध्यान दो, आगे बढ़े अब। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ द बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस, हाँ भाई यूनिवर्सल कहाँ, यूनिवर्सल कहाँ, यूनिवर्सल क्योंकि पता है कि ह्यूमन में हो चाहे बैक्टीरिया में हो, अगर कोई एक कोडोन, अगर कोई एक अमीनो एसिड को कोड करा तो वो चाहे ह्यूमन में हो चाहे बैक्टीरिया में, हर जगह पर वही वाला कोड कोड करेगा, ठीक है। विच डिसऑर्डर बेस पेयर ग्लूटामिक एसिड, अरे ये अपना फेवरेट डिजीज, ओहो वाइट कलर से क्यों कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े, उसका कंसेप्ट पढ़ाएंगे, है ना, किस में पढ़ाएंगे, सॉरी 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 सॉरी, म्यूटेशन में है वो, म्यूटेशन में है ना, जिसको मालूम है कंसेप्ट वो अच्छा है ना, इसके जस्ट बाद म्यूटेशन वाला है चैप्टर, ठीक है, म्यूटेशन, है ना, जिसमें कि ये बताएगा कि भाई सीकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि जो आरबीसी है, जो कि होता है कैसा बाई कनकेव, वो बाई कनकेव आरबीसी चेंज हो जाता है किसमें, सीकल शेप में, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं सीकल सेल एनीमिया। वो होता है किस कारण से, ग्लूटामिक एसिड बदल जाता है वैलिन में, कैसे, क्योंकि जी ए जी कन्वर्ट होता है जी यू जी में, ठीक है। चलो कोई बात, इसको करेंगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, मेरा क्लास का टाइमिंग हो गया, ठीक है।
आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ स्लाइड्स और था, एक टॉपिक और करना था इसमें, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, ठीक है, लेकिन ये शायद नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है, टीआरएनए ये सब करना था, अभी तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। और लेक्चर बहुत लंबा हो गया है ना। प्लीज़ आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए सुंदर से, ठीक है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, शानदार तरीके से। टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और आपको इस चैप्टर का आपको प्रैक्टिस शीट आपको, है ना, 150 क्वेश्चंस का लगभग आपको प्रैक्टिस शीट आपको अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आई होप यहाँ तक शानदार तरह से क्लियर होगा, ठीक है। जाते जाते एक टिप ले लो, है ना, बीच में कुछ बोल रहे थे रुक गए थे। वो टिप ये था कि देखो, एनसीईआरटी को आप समझ रहे हो ना कि कितना ज़्यादा रहस्यमय किताब है ये। लड़का लोगों के लिए ना एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम ध्यान से एनसीईआरटी समझना, लड़का लोग के लिए खास करके कह रहे हैं। अगर आप लोग लड़का लोग अगर आप लोग एनसीईआरटी के बात को अगर आप लोग समझ गए तो फिर आपका जीवन सुखी रहेगा। फिर आप बहुत सारी बातों को आप बिना बोले ही आप समझ पाओगे। ठीक है। मेरा कहने का भावार्थ को कमेंट में एक्सप्लेन करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। लड़का लोग के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी को और समझने लगे तो जीवन में बहुत सारा चीज़ को आप समझने लग जाओगे, आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पावर आपका अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।